Welcome to online classes. So today we will discuss human environment class 7 part 4. जो हमने part 3 है, part 3 तक कर लिया था. part 3 तक जो है अच्छी तरह से हो गया था. और part 3 में हमने इकोसिस्टम के बारे में देखा था. ठीक है, क्या देखा था? इकोसिस्टम के बारे में. अब आज हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में कि व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, हाउ यू डिफाइन ह्यूमन एनवायरनमेंट. We have studied ecosystem in our previous class. Now we will focus on human environment fully. So what is human environment? So human beings interact with the environment and modify it according to their need. ठीक है? According to their need. According to their need. Okay? तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, और मॉडिफाई करते हैं उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग. तो एनवायरनमेंट में तो नेचर में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारी ऐसी थिंग्स है जो हमारे लिए जरूरी है, रिसोर्सेज है. बट उन रिसोर्सेज को अपन को यूज करना है, वो जो हमारी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए. तो क्या करना होगा? एनवायरनमेंट की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमारी क्षमता अनुसार हमें मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि हर चीज रॉ फॉर्म में होगी. हमें उसे इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा कि हमारी जो नीड है उसे फुलफिल करता है. जैसे आप जानते हैं वाटर जो है उसमें कई सारे जो है हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बट वाटर जो है अगर हम डायरेक्ट नेचर से लेंगे तो उसमें कई सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं. तो उन पॉल्यूटेंट्स को निकालने के बाद ही हम उसे यूज करते हैं. तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसे मॉडिफाई कर देते हैं. ठीक है. अब जब वैसी लैंड है, लैंड पे जो भी अगर आपको कोई भी जो है फूड ग्रो करना है लैंड पे, तो फूड ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका जो है फूड ग्रो होगा. तो लैंड तो आपको नेचर ने दे दिया, बट आपने उसको मॉडिफाई किया किससे? केमिकल्स डाले, फर्टिलाइजर्स डाला, और अपना फ्रूट जो है वो ग्रो हो गया. तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन लेके हमारी नीड को सेटिस्फाई करना है. ये ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं इस तरीके से एनवायरनमेंट के, उसे मॉडिफाई करके. इंटरेक्शन मतलब उसे मॉडिफाई करके अपनी नीड्स पूरी करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ह्यूमन एनवायरनमेंट चलता है. आगे देखिए. Every human adapted themselves to the natural surroundings. So every human adapted themselves to the natural surroundings. तो जो भी ह्यूमन बींग्स है उन्होंने अपने आप को जो है अडॉप्ट कर लिया है. किसमें? जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उनमें. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें चलना होगा. जैसे साउथ इंडिया में अलग नेचुरल सराउंडिंग्स है, नॉर्थ इंडिया में अलग नेचुरल सराउंडिंग्स है. तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होगा. ठीक है. सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हम चलना होगा. सराउंडिंग के अगेंस्ट जाके हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं. यहाँ पे आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये. दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स. तो दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल सराउंडिंग्स. इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. सिंपल लाइफ जो है जीते हैं ह्यूमन बीइंग और अपनी फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट्स एनवायरनमेंट के साथ फ्रॉम द नेचर, मींस एनवायरनमेंट अराउंड देम. जो भी अराउंड देम है उसके नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपनी सिंपल लाइफ जिएंगे और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करेंगे. नाउ विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड. तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा, आप जानते हैं आज के टाइम पे हमारी जो नीड्स हैं वो कल नहीं होगी, कल उससे कुछ और नीड होगी हमारी. जैसे आप सब जानते हैं कि पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं थी नीड, मगर आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा नीड है. तो टाइम टू टाइम हमारी नीड्स जो है चेंज होती रहती है. और बिकेम मोर वेरिड. वेरिड मतलब वो बदलती रहती है, बहुत ज्यादा बदलने लगती है. वो बिकेम मोर एंड मोर वेरिड, अलग अलग तरीके से बदलने स्टार्ट हो जाती है. तो ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट. तो इस वजह से ह्यूमन बींग्स जो है वो लर्न करते हैं, सीखते हैं कई तरीके के तरीके सीखते हैं ह्यूमन बींग्स उन नई अपनी डिमांड्स को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से जो भी चीजें हैं उनको यूज करने के लिए वो अपनी जो नीड्स हैं जो चेंज हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग अपने तरीके भी बदल देते हैं
ताकि उन्हें आसानी से एनवायरनमेंट को यूज करने का मौका मिलता है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, तो वो फसलें उगाना सीखते हैं। आप सबको पता होगा कि फसलों के लिए उगाने के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को ह्यूमन बींग्स सीखते हैं। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, वो पालतू जानवरों को पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, गोट, बफेलो, काउ। यू कैन से these animals have been domesticated. Animals have been domesticated. Okay, and lead a settled life. And what? They lead a settled life. वो एक settled life जीते हैं, ठीक है। The wheel was invented. The wheel was invented. तो wheel जो है इस वजह से इन्वेंट किया गया, क्योंकि जो एनिमल्स थे, एनिमल्स तो वो डोमेस्टिकेट करते ही थे, मगर जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाया, एनिमल्स के साथ जो भी गुड्स थे उनका ट्रांसपोर्टेशन हो पाया जब व्हील का जो है इन्वेंशन हुई। तो द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, कई तरीके का सरप्लस तरीके का फूड प्रोड्यूस किया गया। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, और बार्टर सिस्टम जो है इमर्ज हो गया। बार्टर सिस्टम क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम और कुछ नहीं होता, जैसे कि मेरे पास ये पेन है और आपके पास कुछ टमाटर है, मुझे टमाटर चाहिए और आपको पेन चाहिए, तो क्या होगा, आप मुझे टमाटर देंगे और मैं आपको ये पेन दे दूंगा, क्योंकि मेरी नीड क्या है, टमाटर, और आपकी नीड क्या है, पेन। तो ये हमारा बार्टर सिस्टम हो गया। इसमें हमने कोई भी रुपीस करेंसी का कोई एक्सचेंज नहीं किया, इसमें गुड्स के बदले गुड्स मिल रहे हैं, मगर इसमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को जो टमाटर चाहिए वो आपके पास है और आपको जो पेन चाहिए मेरे पास है, और हम दोनों एग्री करते हैं कि हम एक दूसरे को चीजें देंगे। तो ये बार्टर सिस्टम इस तरीके से इमर्ज हुआ उस टाइम पे। ट्रेड स्टार्टेड, और इस तरीके से बार्टर सिस्टम से ट्रेड स्टार्ट हुआ एंड कॉमर्स डेवलप। ट्रेड और इस तरीके से कॉमर्स जो है डेवलप हुआ, उनके बीच में एक्सचेंज हुआ, ट्रेड हुआ, कई तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज हुई, उनमें कॉमर्स हुआ। तो ये सारी चीजें डेवलप हुई बार्टर सिस्टम से, क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज हुआ तो उनकी डेवलपमेंट हुई, उनको जो भी नीड थी उनकी फुलफिल हो गई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है उसने भी हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया। आप सब जानते होंगे इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले यूके में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था। तो यूके में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ, इंडिया से तो रॉ मटेरियल जाता था और वहां पे प्रोडक्शन हुआ करता था। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और इस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है फास्टर हो गया, क्योंकि हमारे व्हीकल्स डेवलप हो गए। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, जो हमारी इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, आज के टाइम पे बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें डेवलप हुई। एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये सारी जो चीजें हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड तेजी से बढ़ रही थी। अब इस पैराग्राफ में हमें जो मेन पॉइंट है वो क्या ध्यान रखना है, वो है फर्स्ट है बार्टर सिस्टम। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बताया हुआ है, आपके बुक में ये बताया हुआ है कि बार्टर सिस्टम क्या है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज बार्टर सिस्टम। टू मार्क्स। तो बार्टर सिस्टम की आपको डेफिनेशन देनी होगी, और क्या है यहाँ पे, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। जैसा मैंने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम एक ट्रेड है जिसमें गुड्स का एक्सचेंज होता है, टमाटर और पेन जिस तरीके का एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, कोई करेंसी का एक्सचेंज हुआ नहीं, इस तरीके को बार्टर सिस्टम कहते हैं। आप सबको समझने में आया बार्टर सिस्टम क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने गुड्स जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम, और ये हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट की डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, ये आपके 2 और 4 मार्क्स में आ सकता है। गिव अस डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ह्यूमन जो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, जो है अर्ली जो शुरुआत की ह्यूमन बींग्स थे वो नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चलते थे, अपनी सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते थे। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, इन्वेंशन हुए, तो उन्होंने अपनी लाइफ को जो और मॉडर्न बनाया तो उनकी नीड्स बढ़ी तो और इन्वेंशन हुए, कम्युनिकेशन बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, और इस तरीके से अक्रॉस द वर्ल्ड में कई ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आप बता सकते। अब
हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? आप सबने हमेशा सोचा होगा कि आपको आज के टाइम पे गर्मी है, तो गर्मी अगर होती है तो आपको ठंडी चीजें बहुत पसंद होती है, और अगर सर्दी होती है तो आपको गर्म चीजें पसंद है। तो वही यहाँ पे है कि आपको ईट करना अच्छा लगता है वाटरमेलन को, क्योंकि इट गिव्स यू अ रिलीफ इन समर। बट आपको हॉट रोस्टेड पीनट्स, जो आपके बादाम काजू और ये सारे जितने भी पीनट्स हैं, वो सर्दी में खाना अच्छा लगता है, गर्म। क्यों? क्योंकि सर्दी में अगर आप गर्म खाएंगे तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपको वहां पे सस्टेनेबल आपका विकास होगा। और अगर वाटरमेलन खाएंगे गर्मी में तो आपको गर्मी जो है उससे राहत मिलेगी। तो सर्दी से राहत लेने के लिए गर्मी वाली चीजें खानी पड़ेगी, और गर्मी से राहत लेने के लिए आपको सर्दी वाली चीजें खानी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है मौसम पे। ये आप सबने सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। बिटवीन व्हाट? बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस जरूरी है। तो इनमें जो है एक बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बैलेंस के बिना आपके कोई भी जो थॉट्स हैं वो पूरे नहीं हो सकते। ह्यूमन और एनवायरनमेंट में बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो नहीं पाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर कम हो गया तो हमारी नीड्स का क्या होगा। और हमारी नीड्स अगर बढ़ गई, नीड्स जो है वो बढ़ गई, तो एनवायरनमेंट तो उतना ही है, नीड्स बढ़ चुकी है, एनवायरनमेंट का और डिस्ट्रक्शन होता जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है, इस वजह से हमें बैलेंस वे में चलना होगा। ठीक। अब ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनाइज वे। हार्मोनाइज वे क्या होता है? हार्मोनाइज वे होता है मतलब सबको साथ लेके चलना, हर चीज को एक समन्वय के साथ लेके चलना। तो ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव, उन्हें जीना आना चाहिए। दे नो हाउ टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हार्मोनियस वे। सो दे नो वी कैनॉट यूज एनवायरनमेंट continuously. We have to stop somewhere so that environment will be protected for our future generations. Because future generation mainly depend on environment. फ्यूचर जनरेशन जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड है। अगर आज हमने एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर दिया तो हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचाएंगे? तो हार्मोनियस वे में हमें इनका यूज करना चाहिए, बैलेंस वे में। इसका मतलब समन्वय को लेके चलना, सबको साथ लेके चलना। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई एक बैलेंस होना चाहिए। बार्टर सिस्टम से पहले होता था, अर्ली ह्यूमन बीइंग सिंपल लाइफ जीते थे। बार्टर सिस्टम हुआ, फिर उसके बाद इन्वेंशन हुआ, करेंसी और ट्रांसपोर्ट ये सब हो गया। फिर हमने देखा कि भाई बैलेंस करना चाहिए, तो ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं क्या है कि नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम। नूरी कौन है? नूरी एक गर्ल है, एक लड़की है। कहाँ से? मिजोरम से, हमारे नॉर्थ ईस्ट से। हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम आता है। वेस्ट बंगाल का नाम, पश्चिम बंगाल का नाम अपने सभी से। उसके बाद बांग्लादेश की उस साइड पे जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, उसमें आसाम, और उसके जस्ट नीचे मिजोरम होता है। मिजोरम की जो बॉर्डर है वो कहाँ से लगी हुई है? म्यांमार से। अब ये गर्ल है मिजोरम से। फ्रॉम रवीज क्लास आफ्टर टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। ये जो है रवि की क्लास से ही है। तो उनमें क्या है, डिस्कशन होती है कि भाई ग्रीन सराउंडिंग्स है हमारी जगह पे, उनके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। तो नाउ सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। तो हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको कि किस तरीके से रवि जो है अपसेट होता है, क्योंकि वो प्लेग्राउंड पे बिल्डिंग्स वगैरह बनने जा रही होती है। तो इस वजह से, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही प्लेग्राउंड था उस एरिया में, तो अपसेट रहता है, क्योंकि वो अपना प्लेग्राउंड जो है वो गवा देगा। तो नूरी invited him to visit her home state during the coming vacation. तो नूरी कहती है रवि को कि अपसेट मत हो, तुम मेरे घर पे आना और वेकेशन पे तुम मेरे घर पे विजिट करना। ये नूरी रवि को कहती है। अब रवि's टीचर asked the students to draw the landscape. रवि की जो टीचर है
वो स्टूडेंट से कहती है कि आप जो भी अपना लैंडस्केप है आसपास का उसको ड्रॉ करके आना, उसको बना लेना किस तरीके का लैंड है, हाउसेस को किस तरीके के हाउसेस हैं, एक्टिविटीज ऑफ द पीपल किस तरीके के लोग एक्टिविटीज करते हैं, प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, जो वेकेशंस लगने वाली है उसमें जो भी चीजें आपने विजिट करी, प्लेसेस लैंडस्केप्स पे गए आप, कोई हाउसेस आपने देखा, तो उन सबको आप स्टेट करो, उन सब पे आपको ड्रॉ करना है, ये आपका होमवर्क है, ये इस टीचर ने कहा अपने सभी स्टूडेंट्स से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो ये क्यों बताया उसने कि भाई आप सब ये सारी एक्टिविटीज को जो है ड्रॉ करना है, क्योंकि इससे जो है हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा रिलेशन है, क्योंकि लैंडस्केप्स होंगे, हाउसेज होंगे, जो भी एक्टिविटीज होगी लोगों की, उनसे हाउसेज और ये हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट होगा, जितने भी प्लेसेस हैं वो अफेक्शन होंगे, तो सारी चीजें होगी। तो ये एक एक्टिविटी है जिससे आपको ड्रॉ करेंगे जब आप, तो आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से ह्यूमन और एनवायरनमेंट आपस में कनेक्टेड है, जो इंटरेक्ट करते हैं अपनी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे आते हैं क्या, क्वेश्चन आंसर। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक हमारा पूरा एनवायरनमेंट पढ़ लिया। एनवायरनमेंट में हमने इकोसिस्टम भी देखा, रवि की क्लासेस के बारे में भी देखा हमने, और इकोसिस्टम के बाद अभी हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट भी देखा, नेचुरल एनवायरनमेंट भी देखा। तो हमने कौन कौन सी चीजें देख ली एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने, ये कई तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो हम हमारे इस पेज पे आ जाते हैं, इकोसिस्टम, कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इकोसिस्टम के लिए यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन दी है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम में आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी अपने पार्ट में, इट इज अ सिस्टम फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फिजिकल केमिकल फैक्टर्स जो है एनवायरनमेंट के, जिसकी वजह से हम लिव करते हैं, वो सब एक दूसरे में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल करते हैं, तो सारा का सारा एक इकोसिस्टम होता है। ये एक इकोसिस्टम है पूरा, एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर एंड अदर थिंग्स, क्योंकि ये एनर्जी का एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से इकोसिस्टम की हमारी ये डेफिनेशन होगी, जो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, आप वो लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो आप फिर से आ जाइए अपने टॉपिक पे, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था, तो अब ये है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। बस ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर बड़ा क्वेश्चन होता आपके 5 मार्क्स का, तो आप इसमें ये टाइप्स भी बता देते कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये कई तरीके के टाइप्स होते हैं, ये भी आप बता दीजिए। बट अभी आपसे सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट को पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के, वो हम देखते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इस ग्राफ से आपको पता लग जाएगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये आपको उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल, ह्यूमन मेड
एंड ह्यूमन, ये 3 तरीके के कंपोनेंट्स है आपके, ठीक है। क्या है ये 3 तरीके के कंपोनेंट्स जो हमारे आंसर को जस्टिफाई करेंगे। तो आपको ये लिखना होगा अपने आंसर में कि ह्यूमन, ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है वो 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ये आपके 3 कंपोनेंट्स होंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। और उसके बाद आप उसकी लिख सकते हैं कि नेचुरल में लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर वो सब आ सकता है, ह्यूमन मेड में जो बिल्डिंग्स और अदर थिंग्स है, ह्यूमंस में फैमिलीज, इंडिविजुअल, वो सब आ सकता है। तो ये आपके कंपोनेंट्स होंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब आपको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की एग्जांपल देंगे, ये 2 मार्क्स के थे। अब आपको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की एग्जांपल देंगे, तो वही अपना कंपोनेंट्स वाला सेक्शन। कंपोनेंट्स वाले सेक्शन में आप ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स देने, तो क्या क्या होंगे? वर्किंग्स, दैट इज बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए। ये उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, whatever we studied, whatever we have studied is given by these questions। तो ये जो क्वेश्चंस है, इनके द्वारा हमें सारी चीजें दे दी जाएगी इस चैप्टर में। नाउ व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या होता है? अब जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कंपोनेंट्स में एक था नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में हम लिथोस्फीयर पढ़ चुके हैं। अब हमें वही बताना है लिथोस्फीयर की डेफिनेशन। हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, दोबारा से उसी सेक्शन पे आते हैं। ये देखिए, कंपोनेंट्स में हमने नेचुरल में क्या पढ़ा था? लिथोस्फीयर, दैट इज लैंड। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर की डेफिनेशन आपसे मांग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains and valleys. ठीक है, तो आपका यहां से लेकर के यहां तक ये आंसर हो जाएगा। ये आपके 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके अगले क्वेश्चन का आंसर है। कंपोनेंट्स में ही चल रहे हैं हम, ये आपके 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, now the next question is which are the 2 major components of biotic environment? मैंने आपको बताया था एनवायरनमेंट में जो है नेचुरल एनवायरनमेंट जो रेफर करता है वो 2 पार्ट्स में, एक तो बायोटिक में और एक अबायोटिक में। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ होती है, तो वो अपने को 2 कंपोनेंट्स देने। अगर आप अपने चैप्टर में ना देख के ऐसे भी बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। वो कैसे? कि लाइफ, जिनमें लाइफ होगी वो वाले कंपोनेंट्स देने। तो ह्यूमन बीइंग्स में लाइफ होती है, तो आपका एक कंपोनेंट क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स में लाइफ होती है, प्लांट्स में लाइफ होती है। बट एनिमल्स और प्लांट्स ये जो है ह्यूमन बीइंग से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हमारे जो 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो गए? एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। और अगर आपको चैप्टर में देखना है तो हम चैप्टर में भी बता सकते हैं आपको। ये बायोटिक और ये अबायोटिक। बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपके 2 मेजर कंपोनेंट्स होंगे, सॉरी 2 मेजर कंपोनेंट्स, ओके। एंड दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मींस बायोटिक मींस लाइफ, इसमें लाइफ है। बायोटिक एनवायरनमेंट मींस जिसमें लाइफ होती है, और अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती, लैंड अदर थिंग्स, बट ये नेचर गिवन है। तो ये हमारे हो गए 6th क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा 7th क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज बायोस्फीयर? मैंने आपको बताया था अर्थ एक बायोस्फीयर है, तो अब हमें वही बताना है कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर भी हमने स्टडी कर रखा है। अब अगर उसकी डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बताना है कि व्हाट इज अ बायोस्फीयर।
तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। और अगर आप ध्यान से देंगे तो प्लांट और एनिमल दोनों ही अर्थ पे, तो अर्थ एक बायोस्फीयर, ठीक, टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ये 2 मार्क्स के लिए आपका सफिशिएंट है। और अगर आपको कुछ टाइम आपके पास हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। जो आप अर्थ को भी बता सकते हैं। आपको जो मैंने आपको बताया बायोस्फीयर अर्थ, उसके बारे में ही बाद में डिटेल में दिया गया, ठीक। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम ये 2, 3 एंड 4 इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।